got to enter into the field, into the city, into the ground with a positive mindset. इनका नेगेटिव माइंडसेट इस तरह था कि इन्होंने कहा चलो फिर इस तरह करते हैं कि अब आफरीदी को नहीं खिलाते, क्योंकि वो जो है उसने आगे काम करना है। और हालांकि 8-10 दिन है अभी इसका वो शुरू होने में, या जितना भी 1 हफ्ता तो कम से कम है T20 सीरीज, उसको आराम दे देते हैं। अच्छा, आप जब अपने किसी मरहले पर किसी मतलब जिंदगी और मौत की जंग में जाते हैं तो अपनी बेस्ट टीम साथ लेके जाते हैं, सबसे ताकतवर हथियार इस्तेमाल करते हैं। आपने जो बेस्ट आपका हथियार था वो आपने उसको बिठा दिया। उसके बाद उससे भी मैं समझता हूँ एक अच्छा यहाँ पे कारआमद बॉलर हो सकता था मोहम्मद वसीम, वो मौजूद था और उसे नहीं खिलाया और हसन अली को खिलाया। हसन अली ने पूरे मैच में आप देख लें क्या किया है, मेरे ख्याल में पहले इनिंग में 0 और दूसरी इनिंग में चंद रन बनाए और 1 शत पूरे मैच में विकेट लिए उसने। ये बहुत बड़ी गलती की आपने। मैंने मैच शुरू होने से पहले, सीरीज शुरू होने से पहले कहा था कि ऑस्ट्रेलिया में सिलेक्शन की हाफ मिस्टेक भी नहीं हो सकती गुजारा, और इन्होंने तो 2 प्लेयर बाहर बिठा दिए इख्तियार से, शाहीन शाह अफरीदी को और मोहम्मद वसीम को। मोहम्मद वसीम वो बॉलर है जो ऑस्ट्रेलियन बॉलर से भी तेज कराता है। ऑस्ट्रेलियन बॉलर ने मैक्सिमम 145, 146 तक कराई, वो 150 तक भी करा लेता है, और उसको नहीं खिलाया। नतीजे में पहली इनिंग में ऑस्ट्रेलिया ने 300 के करीब रन बनाए, हमने 313 बनाए, उन्होंने 298। तो ये जो आप उनको जल्दी आउट कर सकते थे, वहां पर आपने हाथ खींच लिया और आपने यही सोचा। और मैच भी तो देखे ना किस तरह खत्म हुआ है। पहला दूसरा दिन तो व्हाइट वॉश हो गया था, सॉरी रेन आउट हो गया था। तो आज अभी चौथा दिन था तो मैच खत्म हो गया। 3.5 दिन में आप मैच खत्म करके और वापस आ रहे हैं। मेरे हिसाब से हफीज को, जो कि एक नॉन क्वालिफाइड कोच है और उसको ये इतना हाईली पे कर रहे हैं, जो पाकिस्तान की तारीख में किसी क्रिकेटर को इन्होंने नहीं इतना पे किया, हफीज को सबसे पहले सैक करना चाहिए। और उसके साथ ही शान मसूद ने ये साबित किया, चले हफीज में कुछ भी था कि भाई तुम कैप्टन हो, तुम असर्ट करते कि मैंने बेस्ट टीम खिलानी है, तुमने वर्स्ट टीम खिलाई पॉसिबल जो हो सकता था, और नतीजा आपके सामने है। बिल्कुल, टीम और टीम मैनेजमेंट की कई गलतियों की वजह से पाकिस्तान को इस सीरीज में वाइट वॉश का सामना करना पड़ा। बहुत शुक्रिया नईरुद्दीन साहब, आपने वक्त निकाला हमसे गुफ्तगू की। गलतियां जरूर हुई लेकिन पाकिस्तान ने अच्छी क्रिकेट खेली। मोहम्मद हफीज का टीम का दिफा कैचेस ड्रॉप होने से जीत से दूर हुए। शाहीन शाह अफरीदी को इंजरी से महफूज रखने के लिए आराम दिया गया। शाहीन शाह अफरीदी पर साल भर खेलने से ज्यादा लोड पड़ गया था। आमिर जमाल ने सीरीज में जबरदस्त कारकर्दगी दिखाई। We learned the hard lesson. As a team, I think we had our moments, but we couldn't grab those. Obviously, 3-0 is not something I think we were looking for. Yes, we lost the series, but the idea was behind it only to watching the talent of the players, and we seen some glimpse of it. शाहीन ने बड़ी मेहनत की है और उसकी इंजरी के बाद से आके जो उसके ऊपर वर्कलोड उसके ऊपर पड़ा वो बहुत मैसिवली था। तो हम चाहते थे कि उसको मैक्सिमम ब्रेक्स भी मिलें ताकि ड्यूरिंग हिज कैरियर उसकी जो वर्कलोड मैनेजमेंट है वो राइट वे में मैनेज। T20 की वजह से शाहीन को रेस्ट नहीं करवाया गया कि उसने T20 क्रिकेट खेलनी। ये क्लियर है कि उसकी बॉडी सोर थी, ही वॉज नॉट फीलिंग वेरी कंफर्टेबल कि उसकी बॉडी रिस्पॉन्ड कर सकेगी। तो मुझे एज ए टीम डायरेक्टर ये मेक श्योर करना है कि मेरा कोई भी प्लेयर वो उस जोन में ना चला जाए जहाँ पर वो इंजर्ड हो जाए। तो मैंने उसको उस जोन से पहले उसको रिकवर करने के लिए इनफ टाइम दिया। वो जो कैच छोड़ना दोबारा से फिर हमारे जो है वो हमें तकलीफ़ में ले गया। हम लोग वो जो विनिंग मोमेंट्स थे हमने वो मिस किए और हमने और अब खबर शामिल करेंगे सियासत के मैदान से। मुस्लिम लीग नून की तर्जमान मरियम औरंगजेब ने कहा है कि सेनेट की करारदाद के आगे पीछे कोई भी हो, इलेक्शन शेड्यूल पर अमल होगा। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू में उनका कहना था कि PTI वाले साजिश के तहत पहले लाहौर हाई कोर्ट गए और फिर सेनेट करारदाद का साथ दिया। सेनेट के अंदर खामोशी और बाहर शोर करने वाले को कोई और हैं। मरियम औरंगजेब ने कहा कि मुल्क अब 28 मई वालों के हवाले होने जा रहा है। 9 मई वालों पर आर्टिकल 6 लगना चाहिए। कि साजिश के तहत पहले लाहौर हाई कोर्ट चले गए इलेक्शन रुकवाने के लिए, कल सेनेट की करारदाद का साथ दिया और बार आर के शोर करते हैं कि हमने इलेक्शन लड़ना है और हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी जा रही। हर रिश्ते से भागने वाला, पार्लियामेंट से भागने वाला, अदालतों से भागने वाला इलेक्शन से भाग रहा है। लेकिन अब पाकिस्तान की आवाम को इलेक्शन चाहिए। ये पाकिस्तान की ज़रूरत है,
ये पाकिस्तान की आवाम की ज़रूरत है। और ये लेवल प्लेइंग फील्ड वाले, ये 9 मई वाले जो है ना, अब मुल्क 9 मई वालों के नहीं 28 मई वालों के हवाले होने जा रहा है इंशाअल्लाह। और ये धमकियां देना, जेलों में बैठ के धमकियां देना, अंदर बैठ के धमकियां देना, अदारों के खिलाफ बोलना, इन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी। इन्होंने हाई कोर्ट को दरवाज़ा खटकाया, इलेक्शन मुलतवी कर दो, सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गए कि केस लग जाए और फैसला जो है वो ताख़ीर का शिकार हो और इलेक्शन ताख़ीर का शिकार हो जाए। रोना पीटना छोड़ें, अंदर बैठ के ड्रामे ना करें, बाहर बैठ के लेवल प्लेइंग फील्ड मौजूद है, पूरा ग्राउंड मौजूद है, ये मैदान में आए और इलेक्शन लड़ें। अंदर बैठ के ये बढ़के मारने की ज़रूरत नहीं है। इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स की जानिब से आरओज़ के फैसलों के खिलाफ अपीलों पर अहम फैसले सामने आ गए। शहबाज शरीफ कागजात पर एतराज़ात के बाद फरीकैन को नोटिस जारी हो गए। पीटीआई के असद कैसर, तैमूर सलीम झगड़ा और अमजद आफरीदी के कागजात मंजूर कर लिए गए। पीटीआई हंगू के सदर यूसुफ खान की अपील भी मंजूर कर ली गई। इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने यूसुफ खान के NA 36 से कागजात दुरुस्त करार दे दिए। इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स में आरओज़ के फैसलों के खिलाफ अपीलों की समाअत। शहबाज शरीफ के कागजात नामजदगी मंजूर होने के खिलाफ अपील पर इलेक्शन कमीशन, रिटर्निंग अफसर और दीगर को नोटिस जारी। दरखास्त गुजार का कहना था, शहबाज शरीफ ने वज़ीर आज़म की हैसियत से ली गई मराहत कागजात नामजदगी में जाहिर नहीं की। NA 19 सवाबी से असद कैसर की अपील पर महफूज फैसला सुना दिया गया। असद कैसर के कागजात मंजूर कर लिए गए। साबिक सूबाई वजीर तैमूर सलीम झगड़ा की अपील भी मंजूर कर ली गई। इलेक्शन लड़ने की इजाजत मिल गई। NA 242, NA 243, PS 111 से PTI के उम्मीदवार अमजद आफरीदी की अपीलें भी मंजूर कर ली गई। पेशावर इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने मर्दान से साबिक MPA तुफैल अंजुम के कागजात नामजदगी भी मंजूर कर लिए। PS 93 से मुस्लिम लीग नून के रियाज अहमद, PS 108 से पीपल्स पार्टी के रऊफ अहमद और PS 113 से PTI के उम्मीदवार हसनैन अली चौहान के कागजात मंजूर हो गए। इलेक्शन ट्रिब्यूनल में उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी मुस्तरद और मंजूरी के खिलाफ अपीलों पर समाअत का सिलसिला जारी है। आज 37 अपीलों पर समाअत की जा रही है, जिनमें साबिक स्पीकर असद कैसर और तैमूर झगड़ा के कागजात नामजदगी मंजूर हो गए हैं। मजीद बता रहे हैं पेशावर से बोल न्यूज़ के नुमाइंदे नवाब शेर। जी बिल्कुल इलेक्शन ट्रिब्यूनल में उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी मुस्तरद या मंजूरी के खिलाफ अपीलों पर समाअत का सिलसिला जारी है और आज भी जो है वो इलेक्शन ट्रिब्यूनल में 37 अपीलों पर समाअत की जा रही है, जो कि इलेक्शन ट्रिब्यूनल के 3 जजेस कर रहे हैं। जस्टिस अतीक जो है वो 13 अपीलों पर समाअत कर रहे हैं, जबकि इसी तरह वो जस्टिस वकार जो है वो 12 अपीलों पर समाअत कर रहे हैं, जबकि जस्टिस शकील भी जो है वो 12 अपीलों पर समाअत कर रहे हैं। और अब तक जो है वो 3 उम्मीदवारों के जो कागजात नामजदगी है उन अपीलों पर जो समाअत की गई है और 3 उम्मीदवारों के जो कागजात नामजदगी है वो मंजूर किए जा चुके हैं, जिनमें साबिक सूबाई वजीर तैमूर झगड़ा के कागजात नामजदगी भी जो है वो मंजूर की जा चुकी है और इन पर जो है वो जस्टिस अतीक ने इनकी अपील पर समाअत की है और उनके कागजात को जो है वो मंजूर कर लिया है। इसी तरह साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर के कागजात नामजदगी भी मंजूर की जा चुकी है और इनकी अपील की समाअत जो है वो जस्टिस शकील ने की है और उनके कागजात को जो है वो क्लियर करार दिया है। इसी तरह जो अंजुम तुफैल है उनके कागजात आगाह कर रहे थे। 9 मई के वाक़यात की एक और वीडियो सामने आ गई है। फैसलाबाद में हसास इदारे की इमारत पर हमला किया गया। शरपसंदों को इमारत पर चढ़ने की कोशिश करते और हुजूम में शामिल खातून को बलवाइयों को मुश्तइल करते हुए देखा जा सकता है। शरपसंद पाक अफवाज से मंसूब बैनर की बेहुरमती करते भी नजर आए।
9 मई के वाक़यात पर काबीना की कमेटी तश्कील दे दी गई है। कमेटी 9 मई के वाक़यात के मास्टरमाइंड्स, मनसूबा साजों, सहूलतकारों का तयन करेगी। कमेटी 9 मई वाक़यात की वजूहात और ज़िम्मेदारों का तयन करेगी। कमेटी मुस्तक़बिल में ऐसे वाक़यात से बचने के लिए तजावीज़ देगी। निगरान वज़ीर क़ानून की सरबराही में 5 रुकनी कमेटी तश्कील का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। वज़ीर दाखिला, वज़ीर इत्तलात व नशरियात और वज़ीर इंसानी हुकूक कमेटी के रुकन होंगे। ज़रूरत पड़ने पर किसी भी एक रुकन को कमेटी में शामिल किया जा सकेगा। हालात ऐसे नहीं हैं कि इंतखाबात हो सकें। सेनेट ने जनरल इलेक्शन मुलतवी करने की करारदाद मंजूर कर ली। करारदाद नून लीग के सेनेटर दिलावर ने पेश की थी। सेनेट सेक्रेटेरिएट ने इलेक्शन इल्तिवा की करारदाद मंजूरी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। कॉपी सदर मुमलिकत, निगरान वज़ीर आज़म, ECP, वज़ारत कानून और इंसाफ और दीगर मुतालिका महकमों को अरसाल कर दी गई। नोटिफिकेशन में कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन मुल्क की सूरत हाल के पेश नज़र फौरी इलेक्शन शेड्यूल तब्दील करे। अगर इलेक्शन कराना है तो पहले पुरअमन माहौल यकीनी बनाना है। सेनेट में 8 फरवरी को आम इंतखाबात मुलतवी कराने की करारदाद कसरत राय से मंजूर कर ली गई। नून लीग के सेनेटर दिलावर ने करारदाद पेश की, जिसकी मंजूरी के वक्त सेनेट में मौजूद 14 सेनेटर्स में से 12 ने हिमायत की। रिक्वायरमेंट ऑफ रूल 25, 29, 30 एंड 133 ऑफ द सेड रूल बी डिस्पेंस। करारदाद में कहा, मुल्क में ठंड का मौसम है, अहम शख्सियात को निशाना बनाया जा रहा है। मसाइल के हल और अमन होने तक इलेक्शन मुलतवी किए जाएं। Those who are in favor of the resolution में से aye. Those against the resolution में से no. I think the ayes have it, the motion is carried. नून लीग के ही सेनेटर अफनानुल्लाह ने करारदाद की मुखालफत कर दी। कहा, इलेक्शन किसी की ख्वाहिश पर नहीं, आइन और कानून के मुताबिक होते हैं। देखें सर, ये फिर बूट पॉलिश शुरू हो गई है ना। अब मैं फिर बूट पॉलिश का फिर जवाब बूट पॉलिश आएगा, फिर आप लोग कहेंगे कि बूट पॉलिश हो रही है। प्लीज अपनी बात करें, बूट पॉलिश ना करें। निगरान वजीर पार्लिमानी अमूर मुर्तजा सोलंकी ने करारदाद की मुखालफत की। करारदाद के दौरान पीपल्स पार्टी के सेनेटर बहरामन तंगी और PTI के गुरदीप सिंह भी ऐवान में मौजूद रहे। मुर्तजा सोलंकी की मुखालफत के बाद चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी ने दोबारा वोटिंग कराई, जो दोबारा भी कसरत राय से मंजूर हो गई। कौमी असम्बली के हल्का NA 207 नवाबशाह में तालीम, सेहत समेत बुनियादी सहूलियात का फुकदान है। हल्के में 4,96,000 से ज़ायद वोटर्स हैं। मज़ीद जान लेते हैं नुमाइंदा बोल न्यूज़ मंजूर अहमद से। जी, हल्का NA 207 की बात करें तो हल्का NA 207 जो है वो नवाबशाह और तहसील दौड़ पर मुश्तमिल है। इस हल्के में टोटल वोटर्स की जो तादाद है वो 4,96,037 वोटर्स और रजिस्टर्ड है, जिसमें मेल वोटर्स की अगर बात करें तो 2,68,522 है। इस जो है वो शहरियों से बातचीत करेंगे। ना कोई यहाँ रोड सही है, ना कोई गटर का सिस्टम सही है, ना कोई ऐसी परेशानी। कारोबार इतना नहीं है कि हालात बहुत ख़राब हैं, इतने हालात ख़राब हैं कि गरीब लोग मांगने पे मजबूर हैं। सही है, मेन रोड है, ये देख लो सांगा रोड, अभी तक ये नहीं बना तो हमारी गलियाँ कहाँ से बनेंगी। हमारे गांव में लाइट नहीं है, टाइम खट्टी है, बोट है, ना ही किसी चीज़ की सहूलत है, ना पानी की, ना किसी चीज़ की। खाने पीने से तो लोग वैसे ही समझ लो मोहताज है, सबको पता है कि कोई अंडा भी नहीं खरीद सकता है। काम तो वैसे भी तकरीबन काम नहीं होता है, तो अल्लाह जो भी सियासतदान है उनको खुश रखे अपनी जगहों पे। शहरियों का यही कहना है कि इस मरतबा हम उस शख्सियत को वोट देंगे, उस पार्टी को वोट देंगे जो हमारे बुनियादी मसाइल हल करेगा। जी, ब्रिटेन में अभी वक्त हुआ है ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। With Carriant. स्टार्ट कर। रस्ते घटाने वालों को, वतन जलाने वालों को उसाका बैटरीज का सलाम। आप हैं पाकिस्तान का बैकअप और हर मुश्किल में आपका बैकअप सिर्फ उसाका बैटरीज। This half-hourly clock is brought to you by Advanced Hair Removing Formula, Golden Pearl Hair Off Hair Removing Cream.
ज़लज़ले के झटके, शिद्दत 4.6 रिकॉर्ड। ज़लज़ला पैमा मरकज़ के मुताबिक मरकज़ 98 किलो दूर कोहे हिंदुकुश, गहराई 98 किलोमीटर थी। तालीमी इदारों की छुट्टियों में इजाफे का कोई प्लान नहीं, सर्दी की शिद्दत बढ़ी तो देखेंगे। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने वाज़ेह कर दिया, कहा तनकीद से फ़र्क नहीं पड़ता, तनकीद को लेकर बैठ जाता तो काम नहीं कर सकता था। पंजाब में CTD के मुख्तलिफ शहरों में ऑपरेशन इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाइयों के दौरान 3 TTP कारिंदों समेत 7 दहशतगर्द गिरफ्तार। तर्जमान CTD के मुताबिक कार्रवाइयाँ लाहौर, कसूर, सरगोधा, बहावलपुर और बहावलनगर में की गईं। एक दूसरा है नरम मिजाज पर अम्मी को नाज। ये जिद्दी दाग निकालते निकालते कपड़े तो खुरदुरे हो जाएंगे। बिल्कुल नहीं, सर्फ एक्सेल का नया अलग अंदाज। ये जिद्दी दाग निकाले पर इनके सॉफ्ट पर्ल्स रखे कपड़े नरम और मुलायम। सॉफ्ट सर्फ एक्सेल, दागों पर सख्त, कपड़ों पर नरम। Conquer with Carrion. हो स्टार्ट कर हर सुबह हो खुद को स्टार्ट कर, सेल्फ रिस्पेक्ट कर, खुद को तू हमेशा स्पार्क कर। स्टार्ट कर तेरे ही दम से तो चलती है वतन की जिंदगी। कर तू खुद चार्ज है, भरती है हर एक में रोशनी। हर दिन को खुद से स्टार्ट कर, भर दे तू उजाले रात पर। स्टार्ट कर खुद को तू वतन का पार्ट कर। स्टार्ट कर रास्ते घटाने वालों को, वतन चलाने वालों को ओसाका बैटरीज का सलाम। आप हैं पाकिस्तान का बैकअप और हर मुश्किल में आपका बैकअप सिर्फ ओसाका बैटरीज। Conquer with Carrion. Golden Pearl Healthy White Moisturizing Lotion, Aloe Vera Gel और Vitamin B3 का स्पेशल फॉर्मूला स्किन को डीपली रिपेयर और नरिश करे। Golden Pearl Healthy White Moisturizing Lotion। हर दिन को खुद से स्टार्ट कर, भर दे तू उजाले रात पर। स्टार्ट कर खुद को तू वतन का पार्ट कर। स्टार्ट कर रास्ते घटाने वालों को, वतन चलाने वालों को ओसाका बैटरीज का सलाम। आप हैं पाकिस्तान का बैकअप और हर मुश्किल में आपका बैकअप सिर्फ ओसाका बैटरीज। रोशनी की रफ्तार से भी तेज हर खबर, कराची से खैबर तक। बोल ही है पाकिस्तान भर में सबसे ज्यादा देखे जाने वाला बोल न्यूज। अस्सलाम वालेकुम, मैं और जहांगीर, आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यापार और कारोबार से जुड़ी बहुत सारी अहम खबरें। पाकिस्तान 20 अरब डॉलर खुद जनरेट नहीं कर सकता। अगर आपने बिल्कुल सेफ इन्वेस्टमेंट करनी है, इसके लिए कैश फंड्स होते हैं, मनी मार्केट फंड्स होते हैं। SIFC एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव था, कमाइनिंग के हवाले से था और आपको IMF प्रोग्राम के अंदर रहते हुए काम करना पड़ेगा। अब जब स्मगलिंग रुकेगी तो आपकी लोकल इंडस्ट्री को बेनिफिट मिलेगा, जैसे नेशनल रिफाइनरी वगैरह है। करेंसी काफी हद तक कंट्रोल में आ गई है। तो आप देखो ना, हमारा रुपया इस वक्त रीजन में सबसे कमजोर तरीन करेंसी में तुम्हारा गवर्नमेंट होती है तो वो टफ डिसीजंस लिए जाते हैं। व्यापार पीर से जुम्मा दोपहर 4:03 पर। मसाइल कभी खत्म नहीं होते, पर इन पे तबसरा करना भी जरूरी है। जितने हमारे लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज वालों के पेट हैं वो सीढ़ियां नहीं चढ़ सकते। कोई ट्रेंडिंग पे तो कोई लगा है सिर्फ अपनी ब्रांडिंग पे। इनको साहब कहना बंद करें, ये सबसे ज्यादा इनकॉम्पिटेंट है, खास तौर पे KPK के DSP को। काजी भाई साहब स्लो नहीं आ रहे। आंख खुले और कुछ ना दिखे, समझे बत्ती नहीं आ रही। तंजो मिजाह का ग्रेनेड लिए करने आए हम आपको आदाब। आप भी तो कुछ बोलो जनाब। बोलो जनाब, बोलो जनाब, जुम्मा ता इतवार रात 11:03 पे सिर्फ बोल न्यूज पर। बुलेटिन में एक बार फिर खुशामदीद।
यहाँ पर आपको बताएं कि कोयटा और गिरदोनवाह में ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। ज़लज़ला पैमा मरकज़ के मुताबिक ज़लज़ले की शिद्दत 4.6 रिकॉर्ड की गई थी। ज़लज़ले का मरकज़ 98 किलोमीटर दूर कोहे हिंदुकुश था। फौरी तौर पर किसी जानी और माली नुकसान की इत्तला नहीं मिली। आम खबर दें आपको, CTD पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में ऑपरेशन, इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन के दौरान 7 दहशतगर्द गिरफ्तार। कार्रवाइयाँ लाहौर, कसूर, सरगोदा, बहावलपुर, बहावलनगर में की गईं। लाहौर से कलदम TTP के 3 अहम रुकन को गिरफ्तार कर लिया गया है। बारूद, ED बम, 2 हिफाजती फ्यूज़, मोबाइल फ़ोन और नकदी बरामद की गई है। गिरफ्तार दहशतगर्दों में खान जमान, शाह मोहम्मद, आबिद, खालिद महमूद शामिल। दहशतगर्दों की शनाख्त अजीम अहमद शाह नूर के नाम से हुई। हुक्काम के मुताबिक दहशतगर्द कानून नाफिज करने वाले इदारों पर हमले का मंसूबा बना रहे थे। डेरा इस्माइल खान के इलाके दमंग चेक पोस्ट पर दहशतगर्दों के हमले में 2 पुलिस एहलकार जख्मी हो गए। जख्मी को तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस एहलकारों की शनाख्त आलम और एहसान के नाम से हुई है। हाफिजाबाद में घर की छत गिर गई। वाक़े में एक ही ख़ानदान के 4 अफराद जाँ बहक और 4 ज़ख्मी हो गए। रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक अहल खाना ने घर की छत पर बकरियों के लिए आग जला रखी थी, जिसने छत पर रखी चीज़ों को अपनी लपेट में ले लिया। ज़ख्मियों को मलबे से निकाल कर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। कराची में मुल्जिमान कानून नाफिज करने वालों के निशाने पर रात गए कार्रवाई में मतलूब मुल्जिम धर लिया गया, जो कई वारदातों में मुलविस था। इस कार्रवाई में असलहा भी बरामद किया गया। लियारी में पुलिस के हाथों बत्ताखोर भी मारा गया। ये रिपोर्ट देखिए। समाज दुश्मन अनासिर के खिलाफ कानून के रखवालों का एक्शन। सच्चल के इलाके में NOC और CIA का मुश्तरका ऑपरेशन। फायरिंग के तबादले में इंतहाई मतलूब मुल्ज़मान गिरफ्तार कर लिए। जाहिदुल्लाह और सिराजुल्लाह का ताल्लुक बदनामे ज़माना डकैत गैंग से बताया जाता है, जो असलहे की स्मगलिंग में भी मुलविस हैं। मुल्ज़मान के कब्जे से 2 पिस्टल 9mm 8 राउंड्स बरामद हुए। ये दोनों मुल्ज़मान इससे कबल भी जेल जा चुके हैं। दूसरी जानिब लियारी में पुलिस के हाथों ताजरों को भत्ते की पर्चियां देने वाला मुल्जिम भी मारा गया। पापोश नगर खिलाफत चौक के करीब नामालूम समत से गोली लगने से 60 साला शहरी जख्मी हो गया। नॉर्थ नाज़माबाद के DA चौरंगी के करीब डकैती मज़ाहमत पर फायरिंग से नौजवान जख्मी हुआ। पुलिस के मुताबिक जख्मी नौजवान को अब्बासी शहीद अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। और अब जिक्र गजा की सूरत हाल का, जो 31 रोज़ बाद भी लहू लहू है। शहादतों की तादाद 22,000 से ज़ायद हो गई हैं। शहादतें हज़ारों लापता और 57,000 से ज़ायद ज़ख्मी हैं। मरने वालों में 70% बच्चे और ख़वातीन शामिल हैं। इसके बावजूद जाबिर सहूनी फोर्सेस हमलों से बाज न आईं। खान यूनुस को फिर निशाना बनाया गया। अक़वाम मुत्तहिदा ने गजा को नाकाबिल रिहाइश करार दे दिया। खान यूनुस की फजा धुआं धुआं। इस्राएली फोर्सेज रफा के पास पनाह गुज़ीन कैंप पर हमला आवर हुई। इसके अलावा अलमल अस्पताल, दिरुल बला और नसीरात कैंप को भी निशाना बनाया गया। हमले में मुताद्दिद शहादतों की इत्तला सामने आ रही हैं। उधर हमास ने 7 अक्टूबर से अब तक होने वाले नुकसानात के अदाद व शुमार जारी कर दिए। अमवात के अलावा गजा में लापता अफराद की तादाद 7,000 बताई जा रही है। कैंसर के 10,000 मरीजों की जान दांव पर लगी है। इसराइली फोर्सेज ने तिब्बी अमले के 99 अफराद और 10 सहाफियों को भी हिरासत में ले लिया है। अक़वाम मुत्तहिदा के ह्यूमैनिटेरियन विंग के सरबराह ने गजा में तबाही देखते हुए इसे नाकाबिल रिहाइश करार दे दिया। दूसरी जानिब इसराइल लबनान का मुहाज भी गर्म करने के दर पे है। इसराइली वजीर दिफा का कहना है कि हिजबुल्लाह के साथ भरपूर जंग के नजदीक पहुंच चुके हैं। इसराइली इश्तियाल अंगेजी पर हसन नसरुल्लाह भी चुप न रहे। हिजबुल्लाह के सरबराह ने कहा, इसराइल को जवाब न दिया तो पूरा लबनान जल उठेगा।
अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन का गजा जंग के दौरान खिते का चौथा दौरा। सरबराह हमास इस्माइल हानिया का रद्द-ए-अमल कहा, कत्ले आम और खौफनाक तबाही से अमन नहीं होगा। उम्मीद है ब्लिंकन ने इसराइली कब्जे की हिमायत वाली गलतियां महसूस की होंगी। उम्मीद है ब्लिंकन दौरे में जारियत पर फोकस करेंगे। इस्लामी ममालिक अमरीका को बताएंगे कि इलाका इस्तेहकाम मसले फ़लस्तीन से जुड़ा है। साबिक अमरीकी नायब सदर माइक पेंस का इसराइल की शमाली कमान का दौरा। हुकाम के मुताबिक माइक पेंस ने इसराइली रिजर्व फौजियों से मुलाकात की। अफगान तालिबान की लड़कियों की तालीम पर पाबंदी से शोबा तिब बुरी तरह मुतासर हुआ है। शोबा सेहत की तालीम से मुंसलिक ख़वातीन के मुस्तकबिल पर भी सवालिया निशान लग गया है। पाबंदी से वो तालिबात भी मुतासर हुई जिनकी आला तालीम मुकम्मल होने को थी। 3000 ख़वातीन डॉक्टरों को प्रैक्टिस के इजाज़तनामे भी नहीं दिए गए। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक स्कूल जाने की उम्र में 80% अफ़गान लड़कियाँ भी तालीम से महरूम हैं। सुन्नी उलमा कौंसिल के अलामा मसूद रहमान का इस्लामाबाद में कत्ल। अलामा मसूद पर दहशतगर्द हमले की सीसीटीवी फुटेज मंजर आम पर आ गई। मोटरसाइकिल सवारों को पुल के नीचे गाड़ी को निशाना बनाते हुए देखा जा सकता है। अलामा मसूद की गाड़ी जैसे ही मोड़ लेती है, हमलावर फायरिंग कर देते हैं। जिस अंदाज में हमला किया गया, लगता है गाड़ी की मुकम्मल रैकी की गई थी। दहशतगर्द और सहूलतकार के राब्ते की निशानदही जियो फेंसिंग से हो सकती है। अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं। सुन्नी उलमा कौंसिल के अलामा मसूद रहमान का इस्लामाबाद में कत्ल। अलामा मसूद पर दहशतगर्दाना हमले की सीसीटीवी फुटेज मंजर आम पर आ गई है। मोटरसाइकिल सवारों को पुल के नीचे गाड़ी को निशाना बनाते हुए देखा जा सकता है। अलामा मसूद की गाड़ी जैसे ही मोड़ लेती है, हमलावर फायर कर देते हैं। जिस अंदाज से गाड़ी पर हमला किया गया, लगता है कि गाड़ी की मुकम्मल रैकी की गई थी। दहशतगर्द और सहूलतकार के राब्ते की निशानदही जियो फेंसिंग से हो सकती है। हुकूमत पाकिस्तान और अस्करी क़यादत के ताउन से बलूचिस्तान तरक्की की मनाजिल तय कर रहा है। रवां साल मंगी डैम की तकमील के बाद कोयटा में पानी की किल्लत के मसले पर बखूबी काबू पाया जा सकेगा। नई सड़कों और पुलों की तामीर का काम कामयाबी से जारी है। 17 साल बाद सिब्बी हरनाई रेलवे ट्रैक भी बहाल कर दिया गया। खेल के मैदान से आपको बताएं, T20 वर्ल्ड कप 2024 के शेड्यूल का ऐलान कर दिया गया है। नवा एडिशन अमरीका और वेस्ट इंडीज में खेला जाएगा। 20 टीमों पर मुश्तमिल 55 मुकाबले 1 से 29 जून तक खेले जाएंगे। पाकिस्तान और भारत का ग्रुप बी का मैच 9 जून को होगा। 1 से 18 जून तक ग्रुप मैचेस खेले जाएंगे। 19 जून से सुपर 8 के मुकाबले शेड्यूल हैं। सेमीफाइनल मुकाबले 26 और 27 जून को होंगे। मेगा इवेंट का फाइनल 29 जून को बाबरूस में खेला जाएगा। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबारी हफ्ते में मुस्बत रुझान रहा। गुज़िश्ता हफ्ते 100 इंडेक्स में 2063 पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। एक हफ्ते में 100 इंडेक्स में 3.35% इजाफे से 64,514 पर बंद हुआ। 100 इंडेक्स की बुलंद तरीन सतह 65,333 रही, जबकि हफ्तावार कम तरीन सतह 62,672 रही। एक हफ्ते में स्टॉक मार्केट में 3.43 अरब शेयर्स के सौदे हुए। शेयर मार्केट की हफ्तेवार कारोबारी मालियत 98 अरब रुपए रही। मौसम की सूरत हाल की बात करते हैं। सवात में मौसम इंतहाई खुशगवार हो गया है। सयाहों की बड़ी तादाद ने सवात के सयाहती मुकामात का रुख कर लिया है। मज़ीद जान लेते नुमाइंदा बोल न्यूज़ सैयद अनवर शाह से। जी बिल्कुल, आज स्वात में मौसम बिल्कुल साफ़ है। सयाहों की बड़ी तादाद जो है वो स्वात के सयाहती मकामात का रुख कर रही है। मलम, जब्बा, मदियन, बाराम, उतरोड़, महोडंड और मियादम के इलाकों में सयाहों की बड़ी तादाद जो है वो इस वक्त मौजूद है। सयाहों की बड़ी तादाद जो है वो दरिया स्वात के किनारे भी पड़ाव डाल रखे हैं उन्होंने। फ़िज़ागढ़ जो स्वात का सबसे बड़ा तफरीही मुकाम है और मिंगोरा शहर से नज़दीक तरीन मुकाम भी है, वहाँ पर भी सयाहों का काफ़ी रश जो है वो देखा जा रहा है। चूँकि मौसम सर्द
सर्द है, ठंडी ठंडी हवाएं भी चल रही है। तो उधर ये स्वात के किनारे जो है वो सयाहों की बड़ी तादाद जो है वो भी यहाँ पे लुत्फ़ उठाने के लिए पहुँच गई है। जी अनवर शाह, बहुत शुक्रिया आपका। एबटाबाद और गलियात में आज मौसम इंतहाई खुशगवार हो गया है, ताहम सुबह और शाम के औकात में सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो जाता है। इस बारे में जानते हैं बोल न्यूज़ के नुमाइंदे राशिद खान से। बताइएगा राशिद। बिल्कुल, आज एबटाबाद का जो मौसम है वो खुश्क है और निस्बतन जो है वो सर्दी की शिद्दत में सुबह और शाम के वक्त जो है खा जाता है। अगर बात की जाए एबटाबाद के सियाती मकामात गलियात में नथिया गली, डूंगा गली, यूबिया, छांगला गली, खानसपुर और ठंडियाने के जो सियाती मकामात हैं वहाँ पर भी सर्दी की शिद्दत में खासा इजाफा हो चुका है और शाम के वक्त और सुबह के वक्त तो बहुत ही ज़्यादा वहाँ पर ठंड पड़ती है। बर्फ़बारी ना होने की वजह से और बारिशें ना होने की वजह से जो खुश्क सर्दी है ये इसमें खासा इजाफा हो चुका है। एबटाबाद के अगर मैदानी इलाकों में बात की जाए तो शाम के वक्त राशिद आगाह कर रहे थे। यहाँ पर आपको अहम खबर दें, शाह महमूद कुरैशी के कागजात नामजदगी मुस्तरद हो गए हैं। शाह महमूद कुरैशी इलेक्शन लड़ने के लिए नाअहल करार पाए गए। एपलेट ट्रिब्यूनल के जज जस्टिस सरफराज डोगर ने फैसला सुना दिया है। NA 151, 150 और PP 219 और 218 से कागजात नामजदगी मुस्तरद होने की अपीलें भी खारिज कर दी गई हैं। शाह महमूद कुरैशी के कागजात नामजदगी मुस्तरद कर दिए गए हैं। शाह महमूद कुरैशी इलेक्शन लड़ने के लिए नाअहल करार दे दिए गए हैं। एपलेट ट्रिब्यूनल के जज जस्टिस सरफराज डोगर ने फैसला सुना दिया है। NA 151, 150 और PP 219 और 218 में कागजात मुस्तरद होने की अपीलें खारिज कर दी गई हैं। अमेरिका के मशरकी साहिली इलाकों में बर्फानी तूफान का इम्कान है। महकमा मौसमियात ने वार्निंग जारी कर दी है। अमरीकी मेट ऑफिस के मुताबिक मुल्क के मशरकी साहिली इलाकों में बर्फानी तूफान से सफरी बहरान पैदा होने का खतरा है। बर्फानी तूफान की लपेट में न्यूयॉर्क, वाशिंगटन, बोस्टन, न्यू इंग्लैंड, बाल्टीमोर आ सकते हैं। मौसमियाती माहिरीन ने खदशा जाहिर किया है कि बर्फानी तूफान से तकरीबन 2.5 करोड़ अफराद मुतासर हो सकते हैं। बर्फानी तूफान की वजह से मशरकी साहिली इलाकों में सफ़र नामुमकिन हो सकता है। मौसम सरमा आया, आइस फेस्टिवल आया। चीन में बर्फानी शाहकारों की तलाश खराश शुरू हो गई है। दिलकश मुजस्मे हर्बन आइस फेस्टिवल में जलवागर होंगे। बर्फ के ढेर बेकार क्यों जाए, हर्बन में हुनरमंदों ने हुनर दिखाया। एक से बढ़कर एक शाहकार बनाया। नजाकत और नफासत से की गई तराश खराश के सबब क्रिस्टल की तरह झिलमिलाने लगे। हर्बन आइस फेस्टिवल के लिए दीवार चीन समेत चीनी सकाफत से वाबस्ता मुजस्मे तैयार किए जा रहे हैं। चीन में मुनक्किदा हर्बन आइस फेस्टिवल के 35वें एडिशन में 30 ममालिक के मुजस्मे साज़ फन के जौहर दिखा रहे हैं। हर्बन आइस फेस्टिवल फरवरी के पहले हफ्ते तक जारी रहेगा। और अब कुछ बात कर लेते हैं महंगाई की। मुर्गी की कीमतें एक बार फिर बढ़ने लगी हैं। वफाकी दारुल-हुकूमत में मुर्गी का गोश्त फी किलो 120 रुपए तक महंगा हो गया। मुर्गी 570 रुपए फी किलो में फरोख्त हो रही है। इस बारे में जानते हैं बोल न्यूज़ के नुमाइंदे उमर हयात से। बताइएगा उमर। जी बिल्कुल, इदारा शुमारियात की जो रिपोर्ट आई है सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स, उसके मुताबिक तो एक हफ्ते में मुर्गी की कीमत में जो है वो 50 रुपए तक का इजाफा हुआ है। लेकिन अगर हम इस्लामाबाद की बात करें तो इस्लामाबाद में एक हफ्ते में मुर्गी की जो फ़ी किलो कीमत है, जो ज़िंदा मुर्गी यहाँ पे बिक रही है, उसकी फ़ी किलो कीमत में 32 रुपए का इजाफा हुआ है। ये आप देख रहे हैं कि जो यहाँ दुकानदार हैं इनसे बात की है तो इन्होंने हमें ये बताया कि जो मुर्गी के रेट्स बढ़ने से जो है वो सेल में कमी हुई है। इन्हीं से जानते हैं, ये बताइएगा कि भाई क्या सेल में कमी हुई है आपके? वजह का कोई पता नहीं, माफिया सब बैठा हुआ है और क्या है, माफिया के अलावा क्या है। ये तो मुर्गी 3 दिन के अंदर 120 रुपये रेट ऊपर हुआ है। जो अवाम है। उमर बहुत शुक्रिया आपका। इस वक्त चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फायज ईसा इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब कर रहे हैं। जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह, when I became Chief Justice, I discovered that amongst my other duties, as opposed to being just the Chief Justice of Pakistan, was also to be the the chairman of the board of the Federal Judicial Academy. It's a very high-powered board. I'm the Chief Justice is the chairman, the Minister for Law is the vice chairman, and the Attorney General is a member. The Chief Justices of the provinces and Islamabad are also members.
the Secretary, Ministry of Law is a member, and the Director General of the Federal Judicial Academy. Immediately upon assuming my position as Chief Justice on the 25th of September 2023, one of the very first acts I did was to call a meeting of the Board of Governors, which has not been held for a considerable period of time. And the first two duties that I had to perform was, the first one was to select a Director General of the Federal Judicial Academy. I interviewed 4 candidates, and Hayat Ali Shah Sahab was selected as the Director General of this academy. The other task, knowing that the Federal Judicial Academy needs constant involvement if you want to make it a success, I read the statute carefully and discovered Section 8, which enabled the appointment of an expert advisor, and to ensure that the Federal Judicial Academy does not only deliver, but I am constantly kept in touch with it, I suggested the name of one of our own, Justice Syed Mansoor Ali Shah, as the expert advisor under Section 8 of the statute, and he was unanimously approved by the board. And in addition to his duties, he performs this function as expert advisor pro bono basis. There's no additional emoluments. It is a labor of love, and I believe that he has delivered in a very short period of time. It's not quite, it's just a little over 3 months, and you can see the changes that have taken place, the changes that he has brought about. I have given him virtually a carte blanche. With my other duties, I have sometimes told him, you just do it, I'll sign it, not to worry. So we are working on very closely. He is performing wonderfully, and I wish him continuous success, because in the success of this academy lies the success of all of us as an institution to deliver justice throughout Pakistan. Every province has, I believe, a provincial judicial academy, but this is the Federal Judicial Academy, which, as rightly pointed out by Justice Shah, brings about cohesiveness, connectivity, and communication most of all. I am very pleased to know that for the very first time, the court staff, we don't quite give them the importance that they deserve, and we don't quite acknowledge the work they do. Without court staff, an efficient court staff, a judge may flounder. So the 48,000 court staff that were hitherto before ignored are now have come on to the radar of the Federal Judicial Academy, and I would suggest to the Chief Justices of the provinces and the Islamabad Capital Territory as well to ensure that they also receive the requisite training in their academies, and they can maybe copy what has been done at the Federal Judicial Academy and add to it with regard to their own particular requirements. Then we have 3,200 judges throughout Pakistan in the district judiciary, of which a sizable number, I'm happy to note, 500 are ladies, and they also require training from time to time. There is training at the provincial level, but the federal level training not only brings everyone together, brings Pakistan together, unifies the country, unifies the judiciary, but they also share valuable experiences with each other. There are variations, some local things which are not quite known even within the province. For instance, a district office judge or a judge in Karachi would not know anything about a preemption suit. So there are many things which even within the province you don't know.
each other's provinces you don't know, so it's a good place to share ideas, to bring everyone together. The Justice Mansoor Ali Shah has made certain suggestions that the Honorable Chief Justices of the provinces in Islamabad Capital Territory may follow, and I, as chairman of the Federal Judicial Academy, will certainly propose this in a meeting in which all the Chief Justices are members, and I'm sure that they will want to assist, if I can speak on their behalf, in ensuring what the Federal Judicial Academy determines, in particular the manner of nominations. I'm pleased to note that it's merit-based, and that how the Federal Judicial Academy don't want to, since the details have already been mentioned, I don't want to repeat those, and it will bring about necessary consistency, it will enhance public confidence. After all, the first place of interaction of a litigant is not with the High Court or with the Supreme Court, it is with the civil judge, with the judicial magistrate, and we want to make them to raise the status to a position where further appeals stop. If the quality of justice administered at the first tier is such that it is found not only acceptable, but peers and superiors consider the decision, then it reduces the burden on other courts higher up in the hierarchy. And this concept that has developed in the country of taking virtually every matter right up to the Supreme Court before one is satisfied must come to an end if we want the system to survive. We must also ensure that the frivolous kind of litigation or no consequence litigation, what do I have to lose to go to the Supreme Court? At the worst, my case will be dismissed. That should also be repelled, and costs, and where necessary, substantial costs should be imposed to discourage this kind of litigation where you think you do have nothing to lose. A tenant may say, okay, fine, I'll continue staying in the premises for another 20 years. Eventually, I will be told by the Supreme Court to leave the premises, but I still gain 20 years. Similarly, I'll continue breaching the contract I entered into. At the end, okay, what happens? The only way to stem this kind of frivolous litigation is the imposition of costs. Of course, these have to be done in a way which is uniform amongst all. It should not be too much of a variant. One judge does it, another judge doesn't do it, another judge imposes very heavy costs, and such and so forth. The structure of the Constitution that is set out, it is the higher courts which are the supervisors of the subordinate courts under Article 203, and the decisions of the higher courts are binding on all subordinate courts under Article 201. The similar provision that enables the decisions of the Supreme Court binding on all other courts is Article 189 of the Constitution. I am very happy to see that technology is being used. Technology has also been used, now is being used in the Supreme Court, in that the first case as Chief Justice that I presided over was the Supreme Court Practice and Procedure Act case. It's to determine its constitutionality, and that was broadcast live throughout Pakistan. When certain cases of public importance are broadcast live, it also is an educational tool. Judges learn, lawyers learn, litigants learn, they understand what is the dispute about, and I hope that confidence
is established in the common citizen, that he is seeing justice being done. And he may not agree with us, and that's a fundamental right of every citizen to disagree with us, but he will see how it is being done. I can have a different point of view from someone else's, and that other person's point of view I would respect as well, even if it is in complete disagreement with my own. But it ensures that it brings about a level of transparency, it brings about a level of openness, and I think, hope, and expect that it brings about a level of, it works as an educational tool as well. There are, of course, downsides for judges, including myself, because when I go home, my wife says, you were slouching, you were not sitting properly. So there are downsides to it as well. So, but that is for us to suffer, and not for others. Previously, we weren't too bothered about these things, but one has to be a bit more cautious. I'm very happy to know that technology, how it's being used, and technology is a tool, just as the qalam mentioned in the Holy Quran was a tool. Now we have further technology, and we must use these tools to gain knowledge. And what does a judge possess? A judge possesses primarily, he should know the law, and as much of it as possible, so that helps in making him or her a better judge. So I'm very happy about the WhatsApp groups that had been, and I'm particularly pleased to note that it is not what the Federal Judicial Academy determines the judges required to be taught or be provided expertise in, but the demand is now coming from the judges in the training need assessment, abbreviated as TNA. And this is very good, because I don't know something, I reach out, and the Federal Judicial Academy, if it thinks that there are a considerable number of people who want to be assisted in this regard, they make a program and reach out to them and train them in that regard. I'm very happy that excursions are also being provided by the Academy. I would stress one aspect, if I may recommend to Justice Shah and to the Director General of the Academy, which is the future really, and that is being aware of the environment, being aware of environmental problems, learning of conservation, preserving limited resources, pollution, climate change. Because if we do not conserve the environment, then there is no future. That is fundamental, not just for this generation, but if you care about your children and grandchildren, this is something you have to. It's no longer optional, you must. You must also teach them to use the wonderful things called legs provided by the Almighty, and use less and less of motor cars. Cycles are also a very good option. Conserves waste of imported fuel, adding to the greenhouse gases, etc. There is other kinds of waste also which I would suggest and recommend that it should not be used. I saw plaques of, I had forbidden a plaque of mine being put up anywhere in Balochistan when I was Chief Justice Balochistan, and the Director General, I can direct not to put up any plaque with my name on it. So this is a complete waste of resources. If people have done something wonderful, the coming generations, their peers, will remember them in their hearts, and that's the best way to remember them and not waste